अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर हमने अपनी ज़मीन को इंजीनियर करना है, अगर हमने अपनी ज़मीन को बेहतर करना है, किसी भी प्लेनेट को इंजीनियर करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि किन पैरामीटर्स को हमने बेहतर करना है, इम्प्रूव करना है। और अगर हम उन पैरामीटर्स के बारे में जानते ही नहीं हैं तो हम ज़मीन की इंजीनियरिंग क्या करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग की बात करें और अपने गर्म होते हुए सियारे की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सियारे को आहिस्ता आहिस्ता गर्म कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि सूरज की तपश को अपने अंदर घेर लेती है, ट्रैप कर लेती है और उसकी वजह से ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती है। इसीलिए साइंसदानों ने एक सैटेलाइट जिसे ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी 2 कहा जाता है, OCO2 कहा जाता है, उसे 2014 में स्पेस में लॉन्च किया ताकि वो जाकर ज़मीन के कार्बन सिग्नेचर के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के सिग्नेचर के बारे में हमें बताएं। इस मिशन की पहली सैटेलाइट 2009 में लॉन्च की गई, लेकिन वो लॉन्च के दौरान ही तबाह हो गई और उसके बाद हमने 2014 में इसे दोबारा लॉन्च किया जो कि आज तक काम कर रही है। और इस सैटेलाइट की बेसिस पर हम अपनी ज़मीन का एक कार्बन सिग्नेचर बनाना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि किस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कैसी है हमारे एटमॉस्फेयर में और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के क्या मॉडल्स हैं। इसलिए इस सैटेलाइट से हम मुस्तकिल डेटा ले रहे हैं। जब सूरज की रोशनी ज़मीन की तरफ आती है तो वो ज़मीन से टकराती है और ज़मीन से टकराकर वो वापस जाती है। अब ज़मीन की एटमॉस्फेयर में मौजूद मुख्तलिफ गैसेस इस सूरज की रोशनी की कुछ वेवलेंथ्स को अपने पास कैप्चर कर लेती हैं, चुरा लेती हैं। हर गैस का अपना सिग्नेचर है, अपना स्पेक्ट्रम है। तो हम उन वेवलेंथ से जब ये सूरज की रोशनी ज़मीन पर आके टकराती है और वापस जाती है तो सैटेलाइट उसे रिसीव करती है। सैटेलाइट पर एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ है जो कि बची हुई रोशनी जो कि उस तक पहुंच रही होती है उसे कैप्चर करती है और फिर वो ये देखती है कि इस कैप्चर शुदा रोशनी में कौन कौन सी वेवलेंथ्स नहीं हैं और उन वेवलेंथ्स के ना होने की बेसिस पर वो इस चीज़ का तखमीना लगाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मौजूद है इस एटमॉस्फेयर में, इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी मौजूद है, मीथेन कितनी मौजूद है, वो तमाम ग्रीन हाउस गैसेस जो कि ज़मीन पर मौजूद हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या है। उसके अलावा ये सैटेलाइट ग्लोबल कार्बन साइकिल को भी स्टडी करेगी। 2014 में ये लॉन्च की गई और इसने 50 साल तक कार्बन डाइऑक्साइड के सिग्नेचर्स को और ग्लोबल कार्बन साइकिल को स्टडी करना है और फिर इसने बताना है कि कब कार्बन के सिग्नेचर्स कम हो रहे हैं और किस तरीके से कार्बन के सिग्नेचर्स ज़्यादा हो रहे हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि ग्लोबल कार्बन साइकिल है क्या। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक वाटर का साइकिल है, इसी तरीके से हमारी ज़मीन का कार्बन साइकिल भी है। अगर वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो तो ज़मीन पर एक क़यामत आ सकती है। इसी तरीके से कार्बन साइकिल डिस्टर्ब होने से भी ज़मीन बहुत मुश्किलात का शिकार हो सकती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। उस वक्त की जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की थी, उस वक्त कार्बन जंगलात के जलने की वजह से एटमॉस्फेयर में जाती थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस हो रही है, किसी जंगल को आग लग गई और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और वो एटमॉस्फेयर में चली गई। तो ज़मीन से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रही है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती जा रही है और फिर समंदर और दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा खींचते हैं। आप जानते हैं कि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे कार्बोहाइड्रेट्स और अपने फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो प्लांट्स को और दरख्तों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और इसी तरीके से समंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर जब ये दरख्त जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक साइकिल है, वो एटमॉस्फेयर में जाती है, एटमॉस्फेयर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड वहीं पर रहती है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले लेते हैं और समंदर ले लेते हैं और फिर इनके ज़रिए दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में जाती है। अब आए हज़रत इंसान ज़मीन पर और उन्होंने ज़मीन के अंदर मौजूद कार्बन के फ्यूल्स, जिनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, जिसमें गैस और तेल मौजूद हैं, उनको धड़ाधड़ चलाना शुरू कर दिया और एनर्जी हासिल करना शुरू कर दी, पावर हासिल करना शुरू कर दी और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया।
लेकिन जब उन्होंने हाइड्रोकार्बन्स को जलाना शुरू किया तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हुई। ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के ज़ख़ीरे बन रहे थे। प्लांट्स को उन्होंने काटना शुरू कर दिया, दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। तो जो चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल पूरा कर रही थी और उनको ज़मीन पर वापस लेके आ रही थी, वो तो हमने ख़त्म कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। और जो चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज रही थी उनको हमने और ज़्यादा बढ़ाना शुरू किया। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता हमारी एटमॉस्फेयर में जमा होती गई और ज़मीन के टेम्परेचर्स बढ़ते गए, ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई। इससे हमारा ग्लोबल कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हुआ, इम्बैलेंस हो गया इस वक्त, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रही है। ये सैटेलाइट सोलर इंड्यूस फ्लोरेंस को भी मॉनिटर करेगी। जब सूरज की रोशनी पौधों पर पड़ती है, उनके पत्तों पर पड़ती है, तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी जब वो अपनी खुराक बनाते हैं, वो फ्लोरेसेंस लाइट एमिट करते हैं। ये लाइट अमूमन बहुत कम इंटेंसिटी की होती है, येलोइश होती है और रेडिश भी होती है। लेकिन इस लाइट की खसूसियत यह है कि इसको सैटेलाइट का स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट कर सकता है। तो हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये फ्लोरेसेंस लाइट प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ कहाँ ये लाइट जो पौधे वापस दे रहे हैं मौजूद है। और सैटेलाइट एक पूरा मैप बना सकती है ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा लगा कर कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है और कहाँ पर ग्रीनरी मौजूद नहीं है। इसे हम सोलर इंड्यूस फ्लोरेसेंस कहते हैं। और इसके साथ साथ हम ये एस्टिमेट भी लगा सकते हैं कि कहाँ पर किस किस्म की क्रॉप मौजूद है, क्योंकि हर क्रॉप, हर फ्रूट का दरख्त कुछ निस्बतन डिफरेंट वेवलेंथ्स दे रहा होता है। तो हम पूरी ज़मीन को मैप भी कर सकते हैं और उसकी ग्रीनरी को भी मैप कर सकते हैं। ये सैटेलाइट हेक्सागोनल शेप सिलेंडर है। एक सिलेंडर है जो कि हेक्सागोनल शेप का है और बहुत बड़ा सिलेंडर नहीं है। इस पर आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में कि हमारे पास सोलर माउंटेड एरेज भी लगी हुई हैं जो कि सूरज से रोशनी ले रही हैं और एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रही हैं। और उसके साथ साथ इस पर बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें ख़ासकर स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं जो कि रोशनी को हासिल करते हैं और उससे हमें मुख्तलिफ डाटा एनालाइज करके देते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सैटेलाइट ऑक्सीजन को भी मॉनिटर करती है और उसकी वजह यह है कि जब हम रिफ्लेक्टेड रोशनी ले रहे होते हैं जो कि ज़मीन से रिफ्लेक्ट होकर इस सैटेलाइट तक पहुँच रही होती है, तो उसके बीच में बहुत से क्लाउड्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रोशनी को स्कैटर कर देती हैं। तो अब हमारे पास जो रोशनी पहुंचती है, हम किस तरीके से जानेंगे कि क्या ये रोशनी एब्जॉर्ब की गई है या ये रोशनी स्कैटर की गई है? CO2 के बारे में हम अच्छा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि CO2 तो हर जगह पर मुख्तलिफ हो सकती है कंसनट्रेशन की, लेकिन ऑक्सीजन हमारी ज़मीन पर तकरीबन यूनिफॉर्म कंसनट्रेशन के साथ मौजूद है, एक ही जैसी है। तो हम ऑक्सीजन को भी, वो स्पेक्ट्रम, वो वेवलेंथ जो ऑक्सीजन अपने पास रखती है, उसको भी मॉनिटर करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन कांस्टेंट वैल्यू से नीचे जाती है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर ज़रूर बादल होंगे या यहाँ पर कोई माउंटेन्स ऐसी होंगी या यहाँ पर डस्ट पार्टिकल ऐसे होंगे जिसकी वजह से हमें वैल्यू नीचे मिल रही है। तो जो CO2 की वैल्यू है वो भी प्रॉपर नहीं है, तो उस तरीके से हम उसको स्केल कर लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेशन है उसको एज अ कांस्टेंट लिया जाता है इस सैटेलाइट की कैलकुलेशन में। जब ये सैटेलाइट 2014 में हमने इसे स्पेस में भेजा तो इसके बाद इसने बहुत से मैप्स देने शुरू कर दिए। 2015 का मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर ज़मीन पर आपको नज़र आएगा कि रेड कलर के वो इलाके हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और अगर आप कंसंट्रेशन को देखें तो ये तकरीबन 405 ppm है। आज ज़मीन की इन जगहों पर कंसंट्रेशन 412 ppm तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान भी इनका एक हिस्सा है, यानी पाकिस्तान वो मुल्क है जो बहुत ज़्यादा CO2 तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि हम इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम उस इलाके में हैं जहां पर CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हम जो इनहेल कर रहे हैं गैस, उसमें CO2 बहुत ज़्यादा मौजूद है जो कि इंसानी बॉडी पर डिफरेंट इफेक्ट डालती है, जिस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ। OCO2 ने हमें यह भी बताया कि पेंडेमिक के दौरान, कोरोना वायरस की, कोविड-19 की पेंडेमिक के दौरान 2020 में फरवरी से लेकर मई तक एक ऐसा टाइम आया था जिसमें ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस 3 से 13% तक कम चली गई थी। और
बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राफ में एक डिप आई थी, कम हुआ था, क्योंकि हम गाड़ियों को नहीं चला रहे थे, व्हीकल्स को और ट्रांसपोर्टेशन को बहुत कम कर दिया गया था, महदूद कर दिया गया था। हमें अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस सैटेलाइट के ज़रिए जाननी है। मसलन एक स्टडी ये कहती है कि जूं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, उसी तरीके से जो कंसंट्रेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आ रही है ज़मीन पर, पौधे ले रहे हैं या समंदर ले रहे हैं, उनकी अमाउंट भी निस्बतन बढ़ गई है। गोया कि वो इतनी नहीं बढ़ी कि वो बैलेंस हो सके, लेकिन बढ़ गई है, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पौधे क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ले रहे हैं, और अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ले रहे हैं तो वो उसे कहाँ डंप कर रहे हैं, उसे कहाँ ज़ख़ीरा कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बहुत देर हो जाए ये पता चलाने में कि वो कार्बन डाइऑक्साइड किस जगह पर महफूज की जा रही है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ रॉक्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड महफूज हो रही है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।